Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, chapter number 3, Understanding One paper. This is a conceptual based question paper. Your concepts will be checked in this paper. There are total 19 questions in this paper, having 2 MCQs, 4 long and 13 short questions. First of all, MCQs है question number 1. The amount of energy given out when an electron is added to an atom is called. So latest energy. तो इसका आंसर नहीं हो सकता. उसकी वजह ये है कि आपने इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन सी अगर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इट्स नॉट एन एनर्जी, इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो ये वाली ऑप्शन भी आपकी स्किप हो गई. नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास. ठीक है. जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये वो एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है एटम में से. ठीक है, ये वो एनर्जी है. लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है एटम. तो दिस इज द डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल. ठीक है, इनमें से A, B, C, they all are non-metals. Only D option is correct. Magnesium is a metal. Short question, question number 1. For boron, Z is equals to 5. It belongs to which block? Okay, बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर उसने बताया है 5. अब आपने ब्लॉक बताना है. ये P ब्लॉक का मेंबर है. ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में ये P ब्लॉक के अंदर आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा बस आपने यहाँ पर यही लिखना है. ठीक है, दैट इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक. बट अगर आपको ये नहीं याद है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं. बोरॉन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है. दैट्स वाई ये पी ब्लॉक का मेंबर है. नेक्स्ट, हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये इसका आंसर. यानी कि शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि दरमियान वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस की फोर्स को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचने देते, डिक्रीज कर देते हैं. ठीक है. हाउ न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट्स. न्यूलैंड के आप लिखेंगे ऑक्टेव्स. ठीक है, हेयर न्यूलैंड ऑक्टेव्स. क्या किया उसने? ही नोटेड दैट देयर वाज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस. ओके, उसने एटॉमिक मैसेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस के हवाले से. ठीक है, और फिर उसने देखा कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पिछले फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती थी. ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे. ये भी लिखेंगे कि ही कंपेयर्ड इट विद द म्यूजिकल नोट्स. जो सारे गामा म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसमें से भी हर 8वां नोट पहले वाले के बराबर होता है, तो इसलिए उसने इसको उसके साथ कंपेयर किया. नेक्स्ट स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. ठीक है, तो ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ यहाँ पर मेंशन है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस. ये आपने लास्ट स्टेटमेंट है, ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लिखनी है. नेक्स्ट है व्हाई लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कॉल्ड सो. ठीक है, इसके लिए भी क्यों कहा जाता है इन्हें? बिकॉज लैंथेनाइड लैंथेनम एलिमेंट से स्टार्ट होती है और एक्टिनाइड जिससे स्टार्ट होती है उस एलिमेंट का नाम है एक्टिनियम. सो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर लिखा हो गया है पीरियड वाले टॉपिक में. यहाँ से सिंस द 2 सीरीज स्टार्ट आफ्टर लैंथेनम एंड एक्टिनम. ठीक है, दीज 2 सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती हैं? लैंथेनम से एक सीरीज और दूसरी सीरीज एक्टिनम से. इनके एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे आप. Z इज इक्वल टू 57, Z इज इक्वल टू 89. दैट्स व्हाई दीज 2 सीरीज of elements are named as lanthanides and actinides respectively. नेक्स्ट, फ्रॉम विच एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट? अभी हमने पढ़ा है लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, वहाँ से स्टार्ट होती है. हाउ मैनी पीरियड आर कंसीडर्ड नॉर्मल पीरियड. ठीक है, तो नॉर्मल पीरियड्स कितने हैं? देयर आर 2 नॉर्मल पीरियड्स.
दैट इज सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। ये दोनों पीरियड जो हैं ये नॉर्मल पीरियड्स हैं, बिकॉज आप आगे लिखेंगे बिकॉज दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, आप इसमें डिफरेंस लाइन ड्रॉ करके डिफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस होगा ग्रुप में आप लिखेंगे कि वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स, और पीरियड में आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। ठीक है, सेकंड डिफरेंस में आप लिखेंगे ग्रुप के अंदर लिखेंगे इन ग्रुप्स एटॉमिक नंबर डज नॉट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, और पीरियड में आप लिखेंगे इन पीरियड्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रेगुलरली। ठीक है, थर्ड आप लिखेंगे इन ग्रुप्स एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पीरियड में आप लिखेंगे इन पीरियड्स एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसके अलावा भी आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं, बट इतने भी काफ़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं ग्रुप में कि देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, एंड पीरियड्स में आप लिखेंगे देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं ग्रुप के अंदर कि देयर आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और पीरियड्स में आप लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड डज नॉट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाई एलिमेंट आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इन्हें क्यों कहते हैं? आप लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन लाइज इन द एस और पी सबशेल। ठीक है, और यानी इनका जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इन सबशेल्स में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती है, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड टू एज अ ब्लॉक। एंड इसके अलावा आप ये लिखेंगे इसके एग्जांपल, यानी आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ले लें कुछ, ये सपोज लिथियम एंड सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड बोरोन एंड कार्बन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक इट आयन फॉर्मेशन इजी। ये शील्डिंग इफेक्ट जो है उससे केटाइन फॉर्मेशन इजी क्यों हो जाता है? तो बच्चों एक सिंपल कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह, शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि ज़्यादा शेल होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो जब उसका होल्ड ही नहीं है सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का निकलना वेरी इजी है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपको पता है हमेशा केटाइन बनता है, यानी प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो आप इसका किस तरह से लिखेंगे? ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट force of attraction of nucleus on the outermost electron weakens, that's why loss of electron is easy, thus shielding effect of electron make ion formation easier. Next है how can you define atomic radius? इसकी definition आएगी, example और unit आएगा। the definition आएगी half of the distance between nuclei of two bonded atoms is called एटॉमिक रेडियस। एग्जांपल आएगी इसकी कि कार्बन की आएगी, आप ये ड्रॉ भी करके दिखाएंगे। ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, आपको मैं पहले समझा देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे दो एटम्स हैं, इन्होंने आपस में अगर बॉन्ड बनाया हुआ है तो इनके जो दरमियान में इनका न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस पहले देखेंगे, वो है जी 154 pm। ठीक है, लेकिन ये तो 2r हो गया ना। आपको पता है रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होता है रेडियस, लेकिन ये तो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब है ये दो रेडियसेस हैं, 2r है, इसलिए इसको हाफ करना पड़ेगा, तब हमारे पास एटॉमिक रेडियस आएगा, और ये हाफ जब हम 154 को करेंगे तो 77 आंसर आएगा। इसलिए हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और ये एग्जांपल है कार्बन की, आप लिखेंगे साथ। ठीक है, और यूनिट इसका क्या है? पिकोमीटर, वो भी मेंशन करेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियड? ठीक है, फोर्थ पीरियड जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं? 18। देयर आर 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड। व्हाई इलेक्ट्रोल एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन लिथियम?
ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों यहाँ वही रीज़न आएगा कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है, क्यों? ठीक है, ये वही चीज़ है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो राइट साइड पे आता है पीरियोडिक टेबल पे और लिथियम जो है वो लेफ़्ट साइड पे आता है। ठीक है, अब आप इसका रीज़न किस तरह से लिखेंगे कि ऑक्सीजन की क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ ड्यू टू द हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन या ड्यू टू द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ लिथियम, ऑक्सीजन हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ठीक है, मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑक्सीजन जो है उसका क्योंकि एटॉमिक नंबर लिथियम से बहुत ज़्यादा है, तो जब एटॉमिक नंबर किसी का ज़्यादा होता है, इसका एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स की तादाद, यानी प्रोटॉन मीन्स प्लस चार्ज, तो प्लस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। तो ऑक्सीजन में प्लस चार्जेस ज़्यादा हैं, लिथियम में प्लस चार्जेस बहुत कम है। तो जब इसके प्लस चार्जेस ज़्यादा हैं तो फिर ये माइनस चार्ज को ट्रैक करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो यानी इसके न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है जिन पे माइनस चार्ज है, ये तो इसका जो न्यूक्लियस है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, इसीलिए वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज़्यादा है। उसमें इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज उसके अंदर चार्ज ज़्यादा है उसके न्यूक्लियस के अंदर। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। Next, a long question. Explain the contribution of Mendeleev for the arrangement of element in the periodic table. इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट और डिफेक्ट्स। ठीक है, ये आपको मार्किंग कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे उस पर शो नहीं होगी, इसलिए आपको पहले से याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या आपने लिखना है। ठीक है, तो मेंडलीव के ऊपर चले जाते हैं, हेयर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले रशियन केमिस्ट है मेंडलीव और उसने वहाँ पर उस वक्त जितने एलिमेंट्स नॉन थे उन सबको उसने एटॉमिक मैसेस की बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक मैसेस इंक्रीजिंग की बेसिस पे। ठीक है, टोटल 63 एलिमेंट्स उस वक्त नॉन थे। ठीक है, तो उसने इनको अरेंज किया, तो फिर उसने देखा कि जो जब उसने सारे अरेंज कर दिए फिर उसने देखा कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो एलिमेंट्स एक ख़ास जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, ग्रुप में वर्टिकल कॉलम्स में जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, तो इवन इसमें बच्चों आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से सिमिलर होता था और इसके जो पीरियोडिक टेबल की शेप थी, ठीक है, वो बिल्कुल ही आज वाले पीरियोडिक टेबल की तरह ही दिखता था तकरीबन। ठीक है, उस जैसे ही दिखता था। ओके, नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इसको कहते थे पीरियोडिक टेबल। और उसने जो है जो उसका पीरियोडिक लॉ था वो ये था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि जब एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे इनको अरेंज किया जाता है एलिमेंट्स को, तो फिर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। पीरियोडिक का मतलब है रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट उसमें ये सारा कुछ तो किया, लेकिन उसके कुछ डीमेरिट्स हैं, आपके पास डीमेरिट्स आ जाएंगे। क्या डीमेरिट्स है, एक तो वो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स नहीं बता सका। ठीक है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज का जो ऑर्डर था वो उसका रॉन्ग था। ठीक है, तो इस वजह से इसे पता चला कि एटॉमिक मैसेज वो प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज describe the de Bruyners triads with the help of an example. What is the contribution of Cannizzaro? Write a note on Newland's octets. इन तीनों के बारे में लिखना है। ठीक है, तो
इंट्रोडक्शन भी आप लाजमी लिखेंगे, फिर आप इनकी कंट्रीब्यूशंस पे आएंगे, फिर जिसकी लास्ट स्टेटमेंट है आपके पास है न्यूलैंड की लास्ट स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, और एग्जांपल आपके पास डुब्राइनर वाले की है तो वो आप नोट करेंगे। ठीक है, सबके आपके पास मार्क्स हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपके पास स्टार्टिंग वाला एक पैराग्राफ है, यही आ जाएगा। ठीक है, कह रहे जैसे जैसे ही पीरियोडिक टेबल पहली दफ़ा किसी ने डिस्कवर किया, किसी ने कहा कैसा होना चाहिए, तो फिर अकेले अकेले एलिमेंट्स को पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया, बल्कि ग्रुप्स एलिमेंट्स के बना के उनको, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, फिर ज़रूरी है अलग अलग को पढ़ना है, इकट्ठा एक ग्रुप ही पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो एक ग्रुप्स की स्टडी स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से फिर सब ने कोशिश की उसको टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करने की। तो पहले डुब्राइनर्स के ट्राइएड्स आते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, डुब्राइनर ने रिलेशनशिप बताया बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी 3 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बनाए। ठीक है, और उनको उसने कहा ट्राइएड्स, क्योंकि ट्राई का मतलब है 3। ठीक है, इस तरह से वो ग्रुप्स बनाए कि उसमें से जो सेंटर वाला एलिमेंट था उसका मैस साइडेज वाले दोनों एलिमेंट्स के मैसेस के एवरेज के इक्वल था। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, कोई भी आपके पास 2 नंबर्स हैं, उनको प्लस करें, उन्हें 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो एवरेज निकल आता है। ठीक है, तो इस तरह उसने एक ट्राइएड की एग्जांपल भी बताई हुई है, कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88 एंड बेरियम 137। ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तो उसने इनको अरेंज किया। तो फिर उसने ये कहा कि जो सेंट्रल है यानी स्ट्रोंशियम जो है, इसका मास कैल्शियम और बेरियम के मास के एवरेज के इक्वल है, यानी 40 प्लस 137 को जब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के उसने बाकी भी सारे ग्रुप्स बनाए कि सेंटर वाले का मास साइडेज वाले दोनों के सम के एवरेज के इक्वल है। ठीक है, तो उसके अलावा कह रहे हैं कि इसने इसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसने बहुत ही कम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया था। नेक्स्ट है जी कैनिज़ारो है, उन्होंने कैनिज़ारो की भी कंट्रीब्यूशन पूछी है, तो वो न्यूलैंड के अंदर ही लिखी गई है। ठीक है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, उसने करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। ठीक है, 1860 में। उसके बाद है जी न्यूलैंड 1864। ठीक है, उसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये है, यहाँ से ये ही नोटेड दैट से। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, उसने क्या किया, वही मैंने जो भी पहले समझाया था कि एवरी 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं, उसने भी एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंज किया था। ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिलती जुलती थी। ठीक है, उसने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर किया, यानी जैसे म्यूजिकल नोट्स हैं सा रे गामा, उसमें भी 8 नोट जो है वो फर्स्ट नोट के यानी सा के ही इक्वल आता है। तो इसी तरह उसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले से मैच करती हैं। ठीक है, तो उसके वर्क को ज़्यादा अहमियत नहीं मिल सकी, बिकॉज उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, तो इसका डिफेक्ट आप लिखेंगे। ठीक है, इवन नोबल गैसेस भी अब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने उनके बारे में उनकी जगह भी नहीं छोड़ी। ओके, नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आप पहले तो ग्रुप्स की तादाद लिखेंगे, 18 ग्रुप्स है, तो आप लिखेंगे देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ और एक्सप्लेनेशन आएगी। प्रॉपर्टीज़ में आप देख लेंगे कि क्या लिखते हैं, ग्रुप्स वाला टॉपिक खोलेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं चंद यहाँ से। ठीक है, ये जो है ना आपने प्रॉपर्टीज़ में लिखना है, यानी पहले आपने ये लिखना है देयर आर टोटल 18 एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ठीक है, देन आपने ये वाली चीज़ लिखनी है प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग में। उसके बाद आपने बाकी का सारा लिखना है, ये जो स्टार्ट वाला है और जिसके बाद वाला है सारा एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप के एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर तो रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहे होते, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनके आखिरी वाले शेल की, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। जैसे देखिए ग्रुप नंबर 1 है, उसके सारे एलिमेंट्स का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो एस पे ही जाएगा, एस सब शेल में ही जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई एस ब्लॉक में रखे गए हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं NS1, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, एस के अंदर इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है,
इनके सारे एलिमेंट्स, जितने भी अल्कली मेटल में एलिमेंट्स हैं पहले ग्रुप में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उन सब का जो एंड वाला एस आता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, सबके अंदर एक ही आता है। ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर भी 1 है। तो ग्रुप नंबर से पता चलता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हैं कितने। तो एक ग्रुप नंबर है तो इसके सारे एलिमेंट्स के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल में। ठीक है, तो इसी तरह से इसका ग्रुप नंबर 2 है, इसके सारे एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी NS2 बनी। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन S में जाते हैं, दैट्स वाई NS2। इसी तरह से बोरॉन फैमिली है, इसका ग्रुप नंबर 13 है। ठीक है, लेकिन अगर हम तमाम पीरियोडिक टेबल की जो नंबरिंग है उसको इस तरह से करें कि सेंटर वालों को निकाल दें, सेंटर वालों को B ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, B सेक्शन। ठीक है, और ये जो है पहले 2 और ये उधर वाले सारे, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपने बुक में यहाँ पे साथ 1A 2A और फिर 3A 4A 5A 6A 7A 8A ये इनके ऊपर नंबरिंग लिख लें तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो फिर आपके पास ये ग्रुप कौन सा 13 ग्रुप क्या बनेगा 3A, यानी इसके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड वाले इलेक्ट्रॉन आखिर वाले शेल के, वो S में जाते हैं और P में, तो 2 S में और 1 P में, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो NS2 NP1 ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ये आपके पास हो जाएगा जी, ये सारी तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो मेनली ये है कि ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है वैलेंस शेल की, दैट्स वाई इन्हें फैमिली भी कहते हैं इनके एलिमेंट्स को। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 है, फिर एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ठीक है, तो इन सब के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। फिर ग्रुप 1 एंड 2 एंड 13 to 17, ठीक है, वही जो मैं बता रही थी, उन सबको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इन सब के अंदर वाले शेल्स तो कंप्लीट ही होते हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं उन्हें हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, उनके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा जो दरमियान वाले हैं, अब उनकी बात करें, पहले उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स की बात की, अब सेंटर वाले आगे, उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है सेंटर, दरमियान। ठीक है, तो ग्रुप 3 to 12 जो है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर जो F सब शेल है वो हो रहा होता है कंप्लीट। ठीक है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। तो ये ग्रुप वाला टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक आएगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आएगी कि किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करे इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये सेंटर देखें, ये बॉन्ड है इनके दरमियान। ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर, हर बॉन्ड में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने दिया होता है, एक इसने दिया होता है, इन दोनों ने आपस में शेयर किए होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, दैट्स वाई एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंट शो करने के लिए कि भाई डॉट वाला इसका है, क्रॉस वाला इसका है, तो मैंने इसलिए एक डॉट से और एक क्रॉस से शो किया। अच्छा जी, HCl, अब होता क्या है, जो इन दोनों में से किसी एक के अंदर ये सलाहियत ज़्यादा होती है कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपनी तरफ खींचने की किसी एक की सलाहियत ज़्यादा होती है इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके अंदर ही सलाहियत ज़्यादा है कि इसको खींच के अपनी तरफ रखे, हाइड्रोजन में सलाहियत कम है। ठीक है, इस बॉन्ड को या इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत जो है वो किसी एक की ज़्यादा होती है और उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होना। ठीक है, तो इसके लिए आगे से इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, तो आपको कोई ना कोई एग्जांपल भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल आपके पास है, आप फ्लोरीन की लिख लें बिकॉज फ्लोरीन इज़ वेरी फेमस फॉर दिस। ठीक है, जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और 4 से ज़्यादा किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। आप इसको एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इनका ट्रेंड है, इनका ट्रेंड वही है जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था, यानी ऊपर से नीचे डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। ठीक है, पहले ट्रेंड याद करें फिर उसकी रीज़न याद करें। ठीक है, अच्छा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, अब रीज़न क्या है ये देखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे इसमें देख लें, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 बढ़ रहा है। जब बच्चों एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स की तादाद। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो प्लस चार्ज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, उसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप कह लें, जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर माइनस चार्ज है ना, तो न्यूक्लियस का जो प्लस चार्ज है वो माइनस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचता है, क्योंकि उसका चार्ज बढ़ रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो फिर लेफ़्ट टू राइट जाते जाते वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा खींच रहा है। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से यही तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत रखता है, तो यही तो बात है कि वो अपने दरमियान जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी वो अपनी तरफ ज़्यादा ही खींचेगा। ठीक है, यानी जैसे अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखें, ये भी लेफ़्ट टू राइट ही जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे आता है, क्लोरीन राइट साइड पे आता है पीरियोडिक टेबल में। दैट मीन्स क्लोरीन का न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, इस वजह से उसका जो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, प्लस, तो प्लस ऑलवेज अट्रैक्ट माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, तो इस वजह से क्लोरीन का जो प्लस चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, वो इस माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज इतना नहीं है, दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा नहीं खींचता इन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये रीज़न हो गई। नेक्स्ट है जी, ऊपर से नीचे डिक्रीज़ होता है, उसकी वजह क्या है, ऊपर से नीचे शेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ 1 शेल था, यहाँ 2 शेल है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 शेल है। जब शेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का जितना मर्जी चार्ज हो, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो नहीं वो खींच सकता, इसलिए उसकी वीक होती जाती है फोर्स। ठीक है, तो इसलिए अट्रैक्शन फॉर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन्स। ठीक है, तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन के पेयर को। दैट्स वाई फ्लोरीन की जो है वो 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि आयोडीन की 2.7 है, बहुत कम है। थैंक यू।